एक्सीलेंट कोचिंग की तरफ से आज करंट अफेयर्स में टॉपिक है सुएज कैनाल या सुएज नहर। आजकल ये काफ़ी चर्चा में है, मीडिया में आप देख रहे होंगे। तो आज चर्चा का बिंदु सुएज कैनाल पे हम 5 बिंदुओं के अंतर्गत इसको समझेंगे। पहला बिंदु है कि ये चर्चा में क्यों है। दूसरा बिंदु है कि सुएज कैनाल की लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर स्थित है। तीसरा चर्चा का बिंदु रहेगा कि विश्व व्यापार में इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड ट्रेड। चौथा बिंदु रहेगा कि क्या जिस कारणों से आज चर्चा में है, क्या वैसे कारण कभी पहले भी रहे, यानी कि अर्लियर डेडलॉक, यानी कि पहले कोई गतिरोध इसके साथ रहा है। और आखिरी जो चर्चा का बिंदु रहेगा हमारा, वो है फ्यूचर स्ट्रेटेजी, क्या होनी चाहिए हमारी इसके प्रति। तो इन बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कि ये आजकल चर्चा में क्यों है। आप पढ़ रहे होंगे इसके बारे में पिछले एक हफ्ते से कि एक जहाज जिसे हम एवर गिवन का नाम दे रहे हैं, एवर गिवन कहलाता है, ये मालवाहक जहाज है जो कि चीन से नीदरलैंड करीब 20,000 कंटेनर लेकर के जा रहा था। पिछले मंगलवार को सुएज कैनाल में तूफान आने के कारण ये उसमें फंस गया, जिससे बाकी जहाज़ों के लिए इस कैनाल का रास्ता रुक गया और इसी वजह से ये चर्चा में है। तो संक्षेप में हम कहें कि एक एवर गिवन नामक जहाज, मालवाहक जहाज, जो कि चीन से लगभग 20,000 कंटेनर लेकर के नीदरलैंड जा रहा था और सुएज कैनाल में तूफान के कारण ये जहाज उसमें तिरछा फंस गया, जिससे इस कैनाल से गुजरने वाले बाकी जहाज़ों के लिए रास्ता जो है वो रुक गया। इसे ऐसे कह सकते हैं कि सुएज कैनाल में पिछले एक हफ्ते से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कंटेनर शिप और लोडिंग शिप इससे गुजर नहीं पा रहे हैं। मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा कि जहाज किस तरह से फंस गया है इसमें। ये लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए, ये एवर गिवन शिप है और ये कैनाल है, ये सैटेलाइट पिक्चर है। तो इस तरह से ये फंस गया है इसमें। ये जहाज दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से है। ये 60 मीटर चौड़ा है और 400 मीटर लंबा है, यानी बहुत बड़ा जहाज है। 20,000 कंटेनर लेकर के चल सकता है। 2 लाख टन वजन रहता है इसका कंटेनर समेत। इस वाले डायग्राम में भी आप देखेंगे कि ये इस तरह से फंसा हुआ है। तो इधर ये जो शिप खड़े हुए हैं, इस तरह के शिप इसमें से अब नहीं निकल पा रहे। हालांकि आज जो ऑपरेशन चलाया है इजिप्ट गवर्नमेंट ने, मिस्र की सरकार ने, उसमें कुछ सफलता मिल गई है इसको सीधा करने में। और जो सूचनाएं हैं राइटर्स के मुताबिक, वो ये बताती हैं कि इसको लगभग 80 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया गया है टग बोट्स के द्वारा। टग बोट्स छोटी छोटी शक्तिशाली नौकाएं होती हैं जो बंदरगाहों पर बड़े बड़े शिप को सेट करने के लिए या बंदरगाह पर उसकी लोकेशन को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जिन्हें टग बोट्स कहते हैं। तो उनके माध्यम से इसको 80 डिग्री घुमा दिया गया है और माना जा रहा है कि संभवतः कुछ घंटों में रास्ते को खोल दिया जाएगा। तो चर्चा का जो कारण है सुएज कैनाल का इन दिनों, चर्चित होने का जो कारण है सुएज कैनाल का इन दिनों, वो इसी मालवाहक जहाज के कारण इसमें जो ट्रैफिक जाम लग गया है वो इसे चर्चा का केंद्र बनाता है। अब हम चलते हैं कि ये सुएज कैनाल है कहाँ पे। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि ये मैं मैप दिखा रहा हूँ। ये रेड सी है, लाल सागर है, यहाँ पर ये अदन की खाड़ी है, ये अरब सागर है और ये इंडिया है। आप इंडिया के हिसाब से इसको देखेंगे तो ये अरब सागर, यहाँ पे ये अदन की खाड़ी और अदन की खाड़ी से होते हुए ये लाल सागर
और ये जो लैंड देख रहे हैं आप, ये स्वेज स्थमत या स्वेज जलडमरू मध्य कहलाती है पहले से। तो इस जगह पर स्वेज कैनाल 1867 में 1867 में खोदी गई थी। पृष्ठभूमि थोड़ा सा इसकी जाने कि यूरोप और एशिया के बीच जो माल की आवाजाही होती थी वो इस तरह से अटलांटिक में होते हुए, मैं पॉइंटर के साथ घुमा रहा हूँ, और ये अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा करके हिंद महासागर में होते हुए इस तरह से एशिया के लिए शिप आया जाया करते थे। ये केप ऑफ गुड होप कहलाता है यहाँ पे। इसका चक्कर लगा करके शिप जाते थे। इस वजह से इन्हें काफी लंबा चक्कर काटना पड़ता था, और इसको ध्यान में रखते हुए मिस्र की सरकार ने इस जगह पर, मैं बता रहा हूँ, लाल सागर और ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, इन दोनों को मिलाते हुए ये 193 किलोमीटर 193 किलोमीटर लंबी कैनाल है, मैन मेड कैनाल है, जो 1867 में तैयार हो गई थी बन करके। ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगले डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये दोबारा से देखें, इसको मैंने हाईलाइट किया है, मतलब जूम किया है। ये रेड सी है इधर नीचे, और रेड सी से ये दो गल्फ हैं। ये गल्फ कहलाती है स्वेज गल्फ या गल्फ ऑफ स्वेज। गल्फ ऑफ स्वेज में अंदर जाकर के जब हम चलते हैं तो ये पूरा जो लैंड है ये कहलाती है स्वेज इस्थमस, अंग्रेजी में कहें तो, और हिंदी में कहें तो स्वेज डमरू मध्य। इसके बीच में यहाँ पे 3 नेचुरल लेक हैं, प्राकृतिक झील हैं। उन झीलों को मिलाते हुए यहाँ से और इधर पोर्ट सईद तक, ये आपको पोर्ट सईद दिख रहा होगा, यहाँ तक कैनाल बनाई गई है 193 किलोमीटर लंबी। इसके एक तरफ ये पोर्ट तौफीक है और भूमध्य सागर की तरफ पोर्ट सईद है। इन दोनों को मिला करके जो कैनाल की लंबाई है 193 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये कैनाल 1867 में अस्तित्व में आई है, और इसके आ जाने से, इसके अस्तित्व में आ जाने से यूरोप और एशिया के बीच लगभग 9000 किलोमीटर का रास्ता छोटा हो गया है। यानी कि यूरोप और एशिया के बीच कुल जो रास्ता है व्यापार का, समुद्री रास्ता, उसमें करीब 43% रास्ता कम हो गया है। तो ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है। इस कारण समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। इसलिए एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार स्वेज कैनाल से होता है। तो ये इसकी लोकेशन है स्वेज कैनाल की। अब हम देखते हैं अगला, मतलब इसका जो बिंदु है चर्चा का, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्वेज कैनाल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक तो बात आपकी समझ में आई गई कि ये जो है एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का सबसे छोटा रास्ता है। और कितना रास्ता है कि पूरा जो रास्ता अफ्रीका का चक्कर लगा करके हुआ करता था उसका ये 43% हिस्सा कम हो गया है। यानी कि रास्ता लगभग 57% रह गया है। तो मतलब कहें कि इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है कि ये ऐसी मतलब नेविगेटिव कैनाल है, नेविगेशन इससे जो होता है उससे रास्ता काफी छोटा हो गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 12% ट्रेड इस कैनाल से होकर के होता है। रफली 55 से 60 शिप और टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स और मालवाहक शिप जो कि कंटेनर लेकर के जाते हैं, इससे गुजरते हैं रोजाना। रफली 55 से 60 शिप रोजाना इससे गुजरते हैं। इस तरह से ये पश्चिम और पूरब के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है आवागमन की। अब दूसरी बात देखते हैं इसकी कि जो रोजाना का जो व्यापार का मूल्य है वो कितना है, इससे कितना व्यापार रोजाना होता है। तो एक अनुमान के अनुसार करीब 19,000 जहाजों से हर साल
120 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है। एक एजेंसी है लॉयड्स लिस्ट, उसका मानना है कि इस नहर से हर दिन लगभग $9.5 अरब मूल्य के मालवाहक जहाज गुजरते हैं, जिनमें लगभग 5 अरब डॉलर के जहाज एशिया से यूरोप जाते हैं और लगभग $4.5 अरब का माल यूरोप से एशिया जाता है। तो कुल मिलाकर के पर डे, प्रतिदिन $9.5 बिलियन मूल्य का माल इस कैनाल से होकर के गुजरता है। तो काफी बड़ी कीमत है ये। और जैसा मैंने बताया कि कुल वर्ल्ड ट्रेड का लगभग ये 12% है। दूसरा जो बिंदु है इसका इम्पोर्टेंस का, वो सप्लाई चेन के लिए ये काफी अहम है। सप्लाई चेन आप जानते हैं कि विभिन्न वस्तुओं के आवागमन के लिए, क्योंकि ये जो शिप गुजरते हैं, जो मैंने बताया 55 से 60 शिप गुजरते हैं, इनमें अनाज, सीमेंट, ड्राई प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, पीने का पानी, पशुधन और भी दूसरे प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड आइटम्स, कच्चा माल, तैयार माल, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो इसलिए विश्व की जो सप्लाई चेन है, आज आपको मालूम है आज की दुनिया में चीन जो है पूरे विश्व के लिए कच्चा माल और तैयार माल उपलब्ध कराता है और सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है, और वो एशिया में स्थित है। और यूरोप की काफी आवश्यकताएं चीन से पूरी होती हैं, इसलिए ये शिप जो है इस कैनाल से होकर के गुजरते हैं। अगली इंपॉर्टेंस इसकी कि अगर ये शिप नहीं गुजरेंगे यहां से होकर के, या इसी तरह से ट्रैफिक जाम लगा रहेगा, तो महंगाई बढ़ने का खतरा दुनिया के सामने पैदा होगा। एक स्टडी अभी बताती है अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के कैंपवेल यूनिवर्सिटी में, जो मैरीटाइम के जानकार प्रोफेसर सल्वाटोर मर्कोग्लियानी कहते हैं कि इस डेडलॉक से, यानी कि ये जो सुएज कैनाल में इस तरह की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है मालवाहक जहाज के फंस जाने से, इससे विश्व व्यापार पर गंभीर असर हो सकता है। इन्होंने बताया कि नहर के बंद होने से मालवाहक जहाज और तेल टैंकर यूरोप में भोजन, ईंधन, तैयार माल नहीं पहुंचा पा रहे, और इसके चलते यूरोप से भी सुदूर पूर्व तक कोई भी माल नहीं भेजा जा रहा। और सुएज नहर पेट्रोलियम और तरल प्राकृतिक गैस की ढुलाई के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य पूर्व से ईंधन यूरोप तक इसी के द्वारा पहुंचता है। तो जब ये सामान अपनी निश्चित जगहों पर नहीं पहुंचेंगे, निश्चित है कि महंगाई बढ़ेगी और भारत पर भी इसका असर हो सकता है। अब बात आती है कि इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है जैसा अभी इस हफ्ते देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले कोई डेडलॉक, पहले कोई इस तरह का मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति सुएज कैनाल में आई है? तो जवाब है कि हाँ, लेकिन काफी समय पहले 1967 में जब 6 दिन के लिए अरब इजराइल युद्ध हुआ था, तो युद्ध तो 6 दिन का हुआ था, लेकिन उस युद्ध के कारण सुएज कैनाल 8 साल बंद रही थी। लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी। हालांकि विश्व पर उस समय भी इसका प्रभाव पड़ा था, लेकिन आज के जितना प्रभाव नहीं था, कारण कि उस समय चीन जो है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं थी। चीन उस समय सप्लाई चेन का उतना बड़ा हिस्सा नहीं हुआ करता था, और यूरोप और अमेरिका ही बड़े हिस्से व्यापार के हुआ करते थे, विश्व व्यापार के। इसलिए वो 8 साल बेशक विश्व व्यापार को प्रभावित तो कर गए, लेकिन आज के बराबर उन्होंने प्रभावित नहीं किया। और उस समय पर जब जून 1967 में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन तीनों ने मिलकर के इजराइल पर हमला किया, जिसमें इजराइल ने इन तीनों को 6 दिन के अंदर ही हरा दिया, तब मिस्र ने खफा होकर के
सुएज कैनाल को 8 साल के लिए बंद कर दिया था और इसमें 15 जहाज फंस गए थे। उनमें से एक जहाज तो डूब गया, लेकिन 14 जहाज पूरे 8 साल इसमें जो एक नेचुरल लेक है, लेक बिटर, उसमें फंसे रहे 8 साल तक। और 8 साल के बाद जब मिस्र को ये समझ आया कि इससे किसी को भी फायदा नहीं होना, क्योंकि मिस्र का ये मानना था कि यूरोप और अमेरिका इजराइल के समर्थक हैं और अगर हम इस सुएज से होने वाले व्यापार को रोक देंगे तो हो सकता है कि इन पश्चिमी देशों को और अमेरिका को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा और वो अरब देशों की मदद कर सकते हैं। इसलिए इजिप्ट यानी कि मिस्र जो है इस कैनाल को रोके रहा, लेकिन जल्द ही उसकी समझ में ये बात आ गई कि ऐसा करना किसी के भी हित में नहीं है और इससे किसी को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए जो मिस्र के उस समय के राष्ट्रपति थे नासिर, जिन्होंने अरब युद्ध के कारण इसे रोकने का फैसला लिया था कैनाल को, उनके जो उत्तराधिकारी हुए अनवर सादात, उन्होंने अपने पुराने फैसले को यानी मिस्र के पुराने फैसले को पलट दिया और कैनाल को फिर से व्यापार के लिए खोल दिया। अब जो आखिरी बिंदु है इसका चर्चा का कि फ्यूचर स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बाधाएं बताती हैं कि सुएज का रास्ता कितना महत्वपूर्ण है और समुद्री रास्ते से होने वाला कारोबार भी कितना जोखिम भरा है। यानी कोई एक जहाज या एक लड़ाई दुनिया के कारोबार में कभी भी अड़चन पैदा कर सकते हैं। तो इन स्थितियों में पूरी दुनिया को मिल बैठ करके इन पर सोचना रहेगा कि ऐसी नौबत ना आने पाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया एक दूसरे पर निर्भर होती जा रही है और जो ग्लोबल विलेज का एक कंसेप्ट है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है कि विश्व व्यापार को बढ़ावा दिया जाए और दुनिया जो है एक दूसरे पर निर्भर होती जा रही है। ऐसे में अगर इस तरह के गतिरोध होते रहेंगे, चाहे वो किसी भी कारण से, तो निश्चित है कि वो एक बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करेंगे। और निश्चित होता है ऐसी चीज़ों में कि जब भी इस तरह के डेडलॉक या इस तरह के गतिरोध पैदा होते हैं, तब उनमें जो गरीब देश हैं और उनमें रहने वाली गरीब जनता है, वही ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इस तरह से हमें भविष्य के लिए इन पर रणनीति बनानी पड़ेगी, जो कि इस तरह के किसी भी गतिरोध को रोकने में सफल हो सकें। आज के लिए इतना ही। इसको आप YouTube पर देख सकते हैं इस वीडियो को। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड, जो कि आपके सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। इसलिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको तुरंत इसकी सूचना मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी।